हेलो हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम वेलकम बैक टू निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ मास्टर क्लासेस। तो सब लोग रेडी हो गए हो आज? क्यों? क्योंकि हम लोग को आज बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट जो कि प्रिंसिपल के दूसरा पार्ट हम लोग बोल रहे हैं उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन जिन ने नहीं देखा हो वो पहले उस वीडियो को देखिए, उसमें थोड़ा एंजाइम्स के बारे में जानिए और उसके बाद आप लोग ये वेक्टर और होस्ट के बारे में जानिए। नहीं तो आप लोग को ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा अगर तुम लोग पहला वाला पार्ट देखे नहीं होगे। और जिन जिन ने पहला वाला पार्ट देख लिया है, आई होप उन लोगों को अच्छे से समझ आ गया है एंजाइम्स। और अभी हम लोग करेंगे वेक्टर और उसके बाद करेंगे हम लोग होस्ट। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग कुछ स्टेप्स बाकी रह गया है हम लोग का, वो स्टेप्स कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर डन विद दिस चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। ठीक है, तो उस दिन हमने वेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ तो जान गए होंगे, हम लोग पढ़े थे हम लोग उस दिन वेक्टर क्या है, होस्ट क्या है, ये सब जान गए। तो आज थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं क्या है वेक्टर क्या है। तो ये जो वेक्टर है ये क्या है बच्चों? वेक्टर एक मीडियम है। क्या है? एक मीडियम है। याद है आप लोगों को उस चैप्टर में हम लोग उस पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट रहता है किसी और के बॉडी में से। अगर हम लोग को एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है तो एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से थ्रो से उसको हम लोग कट करते हैं और किसके वाया वेक्टर हम लोग उसको एक न्यू डीएनए में, न्यू होस्ट में एंटर करते हैं, है कि नहीं? वाया वेक्टर हम लोग एक न्यू होस्ट में वो पुराने वाले और या फिर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, तो देखो इट कैरीज द मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल कैरी करता है। वेक्टर, जो भी वेक्टर है, आप लोग अगर पढ़े होंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, या फिर मैं पढ़ाऊंगी बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में? एक आप लोग पढ़े होंगे ना वेक्टर, मलेरिया पढ़े होंगे। वेक्टर क्या है? जो एक डिजीज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है कि नहीं? तो वैसे ही ये वेक्टर क्या है? मॉलिक्यूल को कैरी करता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। तो इसमें हम लोग जेनेटिक्स में लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, वो किसको ट्रांसफर कर रहा है? जीन को ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है? जीन को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है बच्चों, जीन को ट्रांसफर कर रहा है। क्यों कर रहा है जीन को ट्रांसफर? क्योंकि हम लोग को एक न्यू इन्वेंशन क्रिएट करना है, एक अपग्रेड वर्जन हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो लेकिन ये वेक्टर तो हो गया। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सब चीज में क्वालिटी होना चाहिए ना, तो ये वेक्टर भी, उन वेक्टर में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए हम लोग उसको पहले जानेंगे। क्या है? पहला, इजी टू लिंक विथ फॉरेन डीएनए। पहला वाला क्या हो गया? इजी टू लिंक विथ फॉरेन डीएनए। अच्छा, मुझे भी आप लोग बताओ कि अगर आप किसी चीज को जोड़ने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है, और अगर वो इजीली जुड़ गया तो आप लोग ज्यादा खुश हो जाते कि नहीं? आपके लिए काम आसान हो जाता है कि नहीं? लेकिन अगर वो आपको जुड़ने में बहुत दिक्कत देता है, आप क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हो, बाद में गिव अप कर देते हो, है नहीं करेंगे हम लोग, ये छोड़ो इसको यार, क्या ही कर लेंगे। लेकिन अगर वेक्टर ऐसा हो जो इजीली एक जीन के साथ, इजीली एक फॉरेन डीएनए के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, ज्वाइंट हो जा रहा है, लिंक हो जा रहा है, तो वो हम लोग के लिए एक गुड क्वालिटी ऑफ वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, फिर आ गया क्या? हाई नंबर ऑफ कॉपी। तो ये जो वेक्टर रहता है ना, उसका कॉपी नंबर रेट, वो जो कॉपी नंबर या फिर कॉपी रेट है, उसका अगर हम लोग हाई रखेंगे, कॉपी रेट को हम लोग अगर हाई रखेंगे तो वो हम लोग के लिए ज्यादा आसान होगा। क्यों? अगर जितना हाई अमाउंट ऑफ वेक्टर आएगा उतना ही हाई अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा? वो डीएनए के, फॉरेन डीएनए के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, easy to select and recombinant from non recombinant। इसका मतलब क्या है? ये आपका एनसीईआरटी वाला लाइन है, एनसीईआरटी वाला लाइन है जिसमें आपका ये लाइन दिया गया है, इजी सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम
नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो ये वाला हम लोग लाइन डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, कैसे नहीं करते, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, एसेंशियल फीचर्स ऑफ वेक्टर। एसेंशियल मैम आपने तो बोल दिया कि हम लोग के पास वेक्टर अगर बहुत सारे हो और वेक्टर अगर इजीली लिंक कर जाए तो वो सब हो गया हम लोग के लिए गुड क्वालिटीज। लेकिन वो क्वालिटीज हो गया, अगर वो ना भी होना तो उससे हम लोग को काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग को मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्या आप अभी एक आपका प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है, तो आपको जितना भी मुश्किल हो आप लोग को उसको करके लेके जाना चाहिए कि नहीं, करके जाओगे, कंपलसरी है, क्योंकि नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन अगर वो इजीली आपका हो गया तो आप खुश हो जाओगे, अगर इजीली ना भी हुआ तो भी आपको हार्डवर्क करके उसको लेके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, वैसे ही वो तो हो गया गुड क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिटीज अच्छा है एक वेक्टर के लिए। अभी एसेंशियल मतलब वो सब चीजें होना ही होना चाहिए, ये ओराई, और दूसरा है ये ओराई, दूसरा है ये सिलेक्टेबल मार्कर्स, और तीसरा क्या है हम लोगों का कुछ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वगैरह है, सब एंजाइम्स वगैरह, वेक्टर वगैरह, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये ओराई क्या है। क्या है ये ओराई क्या है? ओराई का मतलब क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन मतलब क्या, जहां से कुछ चीज स्टार्ट हो रहा है। क्या, जहां से कुछ चीज स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक देख लीजिए, मैं एक सर्कल बनाई, ठीक है, ठीक है, मैं एक सर्कल बना ली। मुझे आप देखो, मैं इधर से स्टार्ट की हूं, है कि नहीं, इधर से स्टार्ट की और इधर से एंड कर दी, इधर से स्टार्ट की, इधर से एंड कर दी। तो ये जो सर्कल मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिस पॉइंट से हम लोग एक प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं और ओराई बोलते हैं। ओराई किस लिए बोलते हैं? हम लोग बायोलॉजिकली टर्म में उसको ओराई बोलते हैं। कुछ कुछ आप लोग ओरी भी बोल सकते हैं, ओराई बोल सकते हो, ओरिजिन बोल सकते हो। तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओराई। इन शॉर्ट फॉर्म क्या रहता है ओराई का मतलब? जहां से एक प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए प्रोसेस। देन क्या होता है? सीक्वेंस विद इन दैट फॉरेन डीएनए इज लिंक्ड। ये जो ओराई रीजन है ना, याद रखना, जहां पे भी ओराई रीजन रहता है उधर एक फॉरेन डीएनए लिंक्ड होता है। मतलब देख लो, अगर ये एक सेल है, ठीक है, और इधर ये पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन का पॉइंट है। ओराई का पॉइंट है ये वाला पोर्शन। तो अगर ये वाला पोर्शन ओराई का रीजन हो गया तो इधर इस पॉइंट में कौन आके जुड़ जाएगा? फॉरेन डीएनए। समझ गए? फॉरेन डीएनए उधर आके जुड़ जाएगा। जहां जहां पे ओराई स्टार्ट होता है, जहां जहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, उधर में ही आके कौन लिंक्ड हो जाता है? फॉरेन डीएनए लिंक्ड हो जाता है, जो कि ये लिखा गया है। ठीक है, इट ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर। मैम ये कॉपी नंबर कैसे कंट्रोल कर रहा है? देखो, अगर मैं इसका ओरिजिन पॉइंट एक बनाई, अगर मैं इधर भी एक ओरिजिन पॉइंट, इधर भी एक ओरिजिन पॉइंट, इधर भी एक ओरिजिन पॉइंट, इधर भी एक ओरिजिन पॉइंट बना दी, तो ये जो फॉरेन डीएनए है इधर भी आके जुड़ेगा, इधर भी आके जुड़ेगा, इधर भी आके जुड़ेगा, इधर भी आके जुड़ेगा। तो जितना ओराई रीजन बढ़ेगा उतना ही फॉरेन डीएनए उस पॉइंट पे आके लिंक्ड हो जाएगा। तो जितना फॉरेन डीएनए लिंक्ड होगा उतना ही ज्यादा कॉपी नंबर बढ़ते 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 चलेगा। तो ये जो कॉपी नंबर बढ़ रहा है या कम रहा है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये ओराई रीजन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, देन आता है ये वाला सिलेक्टेबल मार्कर्स। मैम ये सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है? देखो, तुम लोग जैसे देखना, जब पढ़ रहे होते हो क्या करते हो?
लाइक बुक में रहता है ना, तुम लोग को बुक सब बोलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को तुम लोग हाईलाइट कर दो, है कि नहीं, हाईलाइट कर देते हो ना। क्यों हाईलाइट कर देते हो? तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप बाद में ढूंढोगे उसको आपको ढूंढने में इजी रहेगा। जैसे कि आपको एग्जाम के पहले दिन पढ़ना है अगर, तो आप लोग क्या करते हो, पेज को टर्न आउट करके आप लोग देखते हो, अच्छा अच्छा ये वाला पॉइंट अच्छा है, ये वाला पॉइंट को हमको याद करके जाना है, ऐसे करना है। मतलब आप सिलेक्ट किसको करते हो, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको बाद के टाइम पे आपको चाहिए होता है कि नहीं। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स, मार्कर्स मतलब उसको हम लोग मार्क करेंगे। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। जो कि हम लोग किसको मार्किंग करेंगे, ये जीन को ही मार्किंग करेंगे। जो फॉरेन डीएनए वाला जो वेक्टर आके नया वेक्टर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हुआ, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि बाद के प्रोसेस में कौन सा वाला वेक्टर, ये रिकॉम्बिनेंट या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट, कौन सा वाला वेक्टर हम लोग के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कब से क्या कह रहे हैं मैम, आप देखो, हम लोग उस दिन एक वेक्टर पढ़े थे जिसमें एक डीएनए रहता था, ठीक है, उसका खुद का सेल और डीएनए रहता था। जब उस पे हम एक नया डीएनए को ऐड कर देते थे, एक नया डीएनए को हम लोग ऐड कर देते थे, ये जो पिंक वाला मैं मार्क की हूं ना, वो एक नया डीएनए हम लोग, नया जीन हम लोग उसमें ऐड किए हैं। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अभी सेम रहा क्या, नहीं। उस दिन भी मैं बोली थी कि ये वाले को हम लोग सिर्फ क्या बोल रहे हैं, वेक्टर, और इस वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, क्या बोले हम लोग, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, हम लोग को चूज करना है कि इन दोनों में से हम लोगों को अच्छा वाला चाहिए क्या, कौन सा चाहिए हम लोगों को, जो हम लोग को फॉरेन डीएनए जिसमें होगा, है कि नहीं, जिसमें फॉरेन डीएनए होगा उसी को ही तो हम लोग चूज करेंगे, नहीं तो कैसे चूज करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन चूज कैसे करेंगे, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन से वाले सेल में नया वाला जीन ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी देखो, अभी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अभी देख लो उसका थोड़ा एग्जांपल्स क्या रहता है, देख लो। टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, आर का मतलब रेजिस्टेंट, एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। और दूसरा क्या आता है, एक वर्ड एस आता है जिसका नाम है सेंसिटिव, क्या है, सेंसिटिव। तो ये रेजिस्टेंट और सेंसिटिव का मतलब क्या है, देखो, आप जैसे देखते हो कोई कोई धूप में अगर चला जाता है तो उसका स्किन बहुत रेड हो जाता है, बहुत इचिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इसका स्किन कितना सेंसिटिव है यार, बहुत सेंसिटिव है। और किसी किसी को देखना वो धूप पे पूरा घूम घाम के आएगा, स्टिल उसका चेहरा पूरा फ्रेश रहेगा, उससे हम लोग जलते हैं कि नहीं, कि यार तू इतना घूम के आया है, इतना डस्ट में घूम घाम के आया है, तो इतना फ्रेश कैसे रह रहा है, कैसे तेरा स्किन कुछ टैन नहीं आया तुझे। तो जिसको क्या होता है, जो सेंसिटिव रहता है वो क्या, खराब हो जाता है या फिर मर जाता है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंट होता है वो क्या रहता है, उसको अगर हम लोग वो वाला सॉल्यूशन डाले भी तो वो इसमें इजीली ग्रो कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी मैं कुछ तुम लोग सोच लो जैसे कि एक कुछ वायरल फीवर जैसे कुछ अभी चल रहा है, तो मैं पहले से ही उसका वैक्सीन ले चुकी हूँ। मतलब कुछ भी अगर मैं अभी देखते हो, जैसे तुम लोग देखते हो ना, हर साल आता है टाइम टू टाइम स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का कुछ सीजन रहता है, ऐसा तो कुछ मतलब फिक्स नहीं है, बट लेकिन सब लोग बोलते हैं ना कि अरे ये टाइम थोड़ा चिकन पॉक्स होता ही जाता है, तो तुम लोग केयर करके रहो। तो मैं अगर उस टाइम पे वैक्सीन ले जाती हूँ तो मेरे पास कौन सा जीन है,
जो चिकन पॉक्स का रेजिस्टेंट वाला जीन है, समझे? मतलब अगर मुझे चिकन पॉक्स का वायरस कुछ आएगा भी तो मेरे जो जीन है, जो रेजिस्टेंट वाला जीन है, उससे लड़ पाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा। लेकिन अगर मैं वैक्सीन नहीं ली होंगी तो मेरा जीन भी क्या है, सेंसिटिव है, मतलब वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग वे रेजिस्टेंट और सेंसिटिव का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। अभी देखो, तो सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स combining of DNA from different organism to produce a new genetic combinations। हम लोग क्यों बनाते हैं? एक न्यू कॉम्बिनेशन, एक न्यू जीन को फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग ये डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं। सिलेक्शन इज नेसेसरी डिफरेंट डिजायर रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसपेरेंट्स, और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी हम लोग कह चुके हैं, जैसे कि जीन्स यूज टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेंट, ये वाला प्रोसेस मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एग्जांपल एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। मैं ऐसे आपको पहले वाले स्लाइड में बोली कि मोस्ट एग्जांपल, आपका कॉमन एग्जांपल कौन रहता है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन रहता है, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड एम्पिसिलिन सेंसिटिव जीन। दूसरा क्या? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। ठीक है, antibiotic selection, a common method is using plasmid with the antibiotic resistant gene. The only bacteria that take up the plasmid survive on the antibiotic containing medium, example PBR322। ये एक प्लाज्मिड है, क्या है? ये एक प्लाज्मिड है। with the ampicillin and tetracycline resistant, इधर क्या लिखा गया है? रेजिस्टेंट। तो जो प्लाज्मिड है, हम लोग बोले प्लाज्मिड का नाम क्या है? PBR322। तो इसके पास कौन सा जीन्स है? उसके पास एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, समझे? अगर हम लोग उसको एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाल भी दें, उसको रख भी दें, तो वो बिल्कुल भी मरेगा नहीं, वो बिल्कुल खराब ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंट वाला जीन है। अगर उसको इफेक्ट करेगा तो ये वाला, उसका रेजिस्टेंट वाला जीन उससे फाइट कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा जो बाहर से आता होगा उसको। ठीक है, अभी देखते हैं पूरा। देखो, ये आपका एनसीईआरटी में भी है, आप लोग देखना। ये क्या है? आपका प्लाज्मिड है। क्या है? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड का नाम क्या है? PBR322। क्या है? PBR322। और भी बहुत सारे प्लाज्मिड है, यही अकेला प्लाज्मिड नहीं है। मैं बस आपको बोली हूँ जो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? PBR322। देखो, इसमें कितना साइट है? ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने इसके साथ साइट है? 8 नंबर ऑफ साइट है। ठीक है, इसको आपको एज यूजुअल याद रखना है बच्चों, इसका सीरियल वाइज इसको आपको याद रखना है। आप लोग इसमें कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, लाइक जैसे हम लोग एक कुछ मेथड्स निकालते हैं ना, जैसे कि तुम लोग फाइलम में, मेरा तो एक है फाइलम में बच्चों को याद रखाने के लिए, देखो कौन सा है? PC स्क्वायर, PA क्यूब, MEH। P फॉर क्या हो गया? पोरिफेरा, प्लाटियल मिंथेस, सिलेंटेराटा, टिनोफोरा। फिर आ गया क्या? फिर PA क्यूब। P फॉर क्या आता है? फिर से प्लाटियल मिंथेस। फिर आ गया आस्कियल मिंथेस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोड्स। देन आ गया मलुस्क, देन आ गया एकाइनोडॉर्म्स, देन आ गया हेमिकोडॉन। तो एक ऐसा ही फॉर्मूला मुझे भी आप कमेंट में बताना कि हम लोग इस स्ट्रक्चर को, जो सीरियल है PBU, पहला है PHT, उसके बाद है PBU, उसके बाद है इकोआरा, ये सब क्या है? ये सब एंजाइम्स है। क्या है? एंजाइम्स है। तो ये एंजाइम्स को हम लोग कैसे इजीली याद रख सकते हैं? आप लोगों के लिए ये टास्क है कि आप लोग मुझे बताना कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्मली कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अभी देखो, तो ये जो PBR322, इसमें आप देखो क्या लिखा है? इस साइड वाला क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट।
इस साइड वाला क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। समझ गए? तो अभी मुझे आप बोलो आप लोग कि अगर ये तो एक वेक्टर हो गया है कि नहीं, प्लाज्मिड एक वेक्टर हो गया। सोचो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, अभी थोड़ा वो कुछ याद करो पुराना वाला टॉपिक कि एक बॉडी से हम लोग ट्रांसफर करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग जिस बॉडी से लाए हैं उसके लिए भी हम लोग सेम एंडोन्यूक्लियस से वेक्टर में भी कट करेंगे, है कि नहीं? तो सोचो मैं वेक्टर में इस साइड कट कर लूं, जिसको ये PBr 322 में इस साइड में कट कर लूं, ठीक है? तो PBr 322 में मैं इस साइड में कट कर लूं, ठीक है? तो जैसे कि मैंने इस साइड में कट कर ली, तो अभी होगा क्या, मैं इधर लाके थोड़ा अपना नया वाला जीन मैं थोड़ा कलर कर देती हूँ अलग कलर से। ये जो ऑरेंज कलर वाला है, सोच लो, सॉरी, हाँ, ये जो ऑरेंज कलर वाला है आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा शायद ये वाला कलर, कौन सा कलर दिखेगा, कौन सा, ये वाला देखते हैं, हाँ ये दिख रहा होगा। ये जो कलर पर्पल कलर वाला मैं रख दी, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। कौन सा वाला, जो कि हम लोग एक रिक्वायर्ड जीन हम लोग को चाहिए होता है, हम लोग उससे लाए होंगे और इधर हम लोग फिट कर दिए होंगे, ठीक है? तो मुझे अभी बोलो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, अभी इसमें कुछ चेंजेस आया है कि नहीं आया है? आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसमें हम लोग एक दूसरा वाला जीन ऐड किए हैं बच्चों। तो ये अभी मुझे बोलो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होके रहा क्या? और अभी मुझे बोलो आप कि ये वाला अभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होके रहा क्या? नहीं रहा, क्योंकि इसमें हम लोग छेड़छाड़ कर लिए। हम लोग छेड़छाड़ बोले थे ना, अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स को कुछ छेड़छाड़ कर लेते हैं तो एक दूसरा फॉर्म हो जाता है। तो अभी ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट से टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन गया है, ठीक है? तो टेट्रासाइक्लिन अगर सेंसिटिव बन गया है, तो अभी अगर लेकिन इसको मैं एक टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखूंगी तो ये वाला ग्रो करेगा या नहीं ग्रो करेगा? सही, ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा। कैसे ग्रो करेगा? ये तो और उसके साथ फाइट ही नहीं कर पाएगा अभी। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर दिए और वो कैपेबल ही नहीं रहा, ठीक है? तो थोड़ा हम लोग इधर देखते हैं, थोड़ा इधर हम लोग देखते हैं क्या होता है। हाँ देखो, तो ये जो ट्रांसफर हुआ, इसमें 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। कुछ में क्या होता है, एक है, आप 3 केस मान के चलो, इसको A, इसको B, इसको C लेके चलो, ठीक है? सबके पास अपना अपना मॉलिक्यूल से जेनेटिक मटेरियल है। अभी थोड़ा हम लोग देखेंगे कि 3 केस क्या क्या हो सकते हैं। कुछ में बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे ये होंगे प्लाज्मिड में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ में अगर हो सकता है, अभी देखो मैं अगर अभी आपको पढ़ाई, तो इसमें से 100 बच्चों को क्या हो सकता है, आपको 100 बच्चे को पढ़ाई समझ में आ सकता होगा और किसी को नहीं आ सकता होगा, ठीक है? वैसे ही इसमें क्या गारंटी है कि बच्चों को पूरा मतलब समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा? तो इसमें भी कुछ गारंटी नहीं है कि हम लोग कुछ ट्रांसफर कर चुके होंगे। इसमें जो नया वाला डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो ट्रांसफर हो गया है, इसका कुछ गारंटी नहीं है। तो मे भी इसमें नहीं आया होगा, तो ये क्या हो गया, नॉन ट्रांसफर हो गया, नॉन ट्रांसफर हो गया। मतलब इसमें क्या है, नया वाला फॉरेन डीएनए ट्रांसफर नहीं है, ये एज यूजुअल, मतलब कुछ भी इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है? दूसरा में क्या हम लोग देखेंगे कि एक डीएनए आ गया, हाँ, तो इसमें क्या हो गया, इसमें एज यूजुअल एक वेक्टर, मतलब इसमें कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है, जो पहले था वैसे ही ये डिट्टो ही ट्रांसफर हो गया। मतलब ये ट्रांसफर तो है, ये ट्रांसफर है, लेकिन इसमें कौन सा वाला, अपना वाला ही ट्रांसफर है, अपना वाला डीएनए ही, अपना वाला जीन का जो जेनेटिक मटेरियल है वही ट्रांसफर हुआ है। उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं हम लोग, मतलब किए तो है लेकिन मे बी ट्रांसफर नहीं हुआ है।
और तीसरा केस मतलब सी में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हुआ है और उसके साथ नया वाला जो है मतलब ये वाला वो इसमें भी ऐड होके आया है। ठीक है, समझ गए क्या है, एक केस में कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है जो कि हम लोग नॉन ट्रांसफर बोल दिए, और दो जो बाकी रह गए उसको हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं। लेकिन एक में क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर होता है, और सेकेंड वन इज रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर होता है। मतलब एक में जेनेटिक न्यू वाला जो फॉरेन डीएनए वाला न्यू वाला डीएनए ट्रांसफर हुआ है और दूसरे में ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ना एक मीडियम में डाल के देखेंगे। ठीक है, पहला है एम्पिसिलिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, कितना हो गया हमारा, हाँ देखो, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, सॉरी, देखो ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, इसको अभी हम लोग ये ए मतलब ये जो ये इसको हम लोग ए लिए ही, इसको पहले हम एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेंगे। तो मुझे भी बोलो ये ग्रो करने से इसके पास ये ग्रो फर्दर स्टेजेस में ये ग्रो कर पाएगा कि नहीं, हम लोग इसको एक एम्पिसिलिन मीडियम में डुबा के रखेंगे। किसको, ये ए वाला सेक्शन को। तो ए वाला सेक्शन अभी फर्दर सिचुएशन में ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो या फिर एम्पिसिलिन सेंसिटिव हो, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसके पास कुछ जीन ऐसा है ही नहीं जो कि हम लोगों को हेल्प कर सकता है ग्रो करने के लिए। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, समझे। इसको वो लोग क्या किए, रेस से निकाल दिए कि नहीं भाई तुझसे ये नहीं हो पाएगा तो निकल जा। फिर आ गया बी वाला। अभी मुझे बोलो बी वाला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ग्रो फर्दर स्टेजेस में, ये बी वाला सेक्शन, बी वाला पोर्शन ग्रो कर पाएगा, बिल्कुल ग्रो कर पाएगा। क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा, ये वाला हम लोग एम्पिसिलिन में डाले हैं। थोड़ा आप लोग देखिए, मैंने एम्पिसिलिन वाला को कुछ छेड़छाड़ नहीं की हूँ, मैं एम्पिसिलिन को एज यूजुअल जैसे वो था उसको ऐसे ही रखी हूँ। मैं छेड़छाड़ किस साइड में की हूं, मैं टेट्रासाइक्लिन की साइड में। तो अगर मैं एम्पिसिलिन को ग्रो मतलब उसके साथ जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ की ही नहीं हूं तो उसको क्यों क्यों फर्क पड़ेगा, अगर उसके पास कोई आया तो वो तो इजीली ग्रो करेगा। ठीक है, वैसे भी सी को अभी सी में भी वो लोग ग्रो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। क्यों, इसमें तो आप लोग समझ गए कि मैम इसे तो एज यूजुअल था, उसके पास तो रेजिस्टेंट वाला जीन था तो वो रेजिस्ट कर लेगा। लेकिन इसमें तो मैम फॉरेन डीएनए है, लेकिन फॉरेन डीएनए में किस साइड ऐड की हूँ, टेट्रासाइक्लिन की साइड में ऐड की हूँ, मैं तो एम्पिसिलिन के साइड में तो वैसे ही रखी हूँ ना। तो एम्पिसिलिन तो अपने आप में वो ठीक ठाक है, अभी तो वो अपना तंदुरुस्त है, तो वो जो भी आएगा उसके पास वो अच्छे से उसको ग्रो कर सकता है, तो वो ग्रो किया, ये वाला भी ग्रो किया। इसको तो हम लोग रेस से ही निकाल चुके हैं, तो पहले से ही मैं क्रॉस लगा देती हूँ। बीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बी वाला पोर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। क्यों हो पाएगा, ये देखो ट्रांसफर तो है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसके पास पहले वाले डीएनए ही है, जो पहले वाले के पास पहले वाले वेक्टर जो प्लाज्मिड PBR322 में क्या क्या थे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी थे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी थे। तो एम्पिसिलिन अभी तो दोनों ही रेजिस्टेंट है, तो अगर उसको हम लोग मीडियम में जो कोई भी मीडियम में डालेंगे तो वो ग्रो कर लेगा इजीली। तो इसमें तो ग्रो कर लिया, अभी इसमें ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हम लोग टेट्रासाइक्लिन के साइट में कुछ छेड़छाड़ कर दिए हैं जिससे कि वो क्या हो गया है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट से टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन चुका है। तो वो पहले जो भी मतलब सी वाला सेक्शन आएगा या जो भी पोर्शन आएगा उसको वो कैपेबल हो ही नहीं पाएगा कि वो उसको फर्दर ग्रो करे। क्यों, क्योंकि वो अभी टेट्रासाइक्लिन रजिस्टर होके नहीं
नहीं है, अभी वो कन्वर्ट किसमें हो चुका है, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, समझ गए। तो अभी देखो क्या होता है, दोनों, अभी तुम लोग बोलोगे मैम आपने तो, हम लोग को तो चाहिए था क्या, कौन कौन चाहिए था, ये वाला ही चाहिए था, जो कि हम लोग को पहचान में आ गया कि वो रिकॉम्बिनेंट है और उसी को हम लोग को फर्दर स्टेजेस के लिए चाहिए होता है। आपने तो उसी को ही मार दिया मैम, अभी क्या करेंगे, नहीं, ये किसके साथ करते हैं पता है, एक प्रोसेस रहता है, मैं थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रही हूँ आपको ये समझाने के लिए। ये क्या होता है, एक प्रोसेस रहता है, क्या रहता है वो ना एग्जैक्ट कॉपी, क्लोनिंग बना देते हैं, इस मीडियम का, इस पोर्शन का वो लोग क्लोनिंग बना देते हैं। क्लोनिंग मतलब एक हूबहू कॉपी बना लेते हैं, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में उसको क्या कर लेते हैं, अलग रख देते हैं। और जो कॉपी वाला, जैसे कि जेरॉक्स रहता है, देखना जब आप लोग कुछ भी बुक, लाइब्रेरी से बुक वगैरह इशू करते हो, उसमें क्या लिखा होता है, कुछ भी मार्क मत करना, कट हो जाएगा, कुछ मतलब कुछ हो जाएगा, अगर वो किताब खराब हो जाएगा तो आप लोग को फाइन देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वैसे ही ये क्या करते हैं, तो उसको ये लोग जानते हैं कि ये तीनों हमको चाहिए बाद में, तो उसको ये लोग डिस्ट्रॉय नहीं करते, तो इसको वो हम लोग क्या करते हैं, उस बुक में हम लोग कॉपी निकाल लेते हैं, जेरॉक्स निकाल लेते हैं, वैसे ये लोग भी जेरॉक्स निकाल लेते हैं। जेरॉक्स तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे इसके मैकेनिज्म में, एक क्लोनिंग फैक्टर बना लेते हैं, एक कॉपी बना लेते हैं, और उस कॉपी के साथ ही वो लोग क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस करते हैं। फिर देखते हैं कि सी वाला डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब सी वाला हम लोग का फॉरेन डीएनए वाला जीन है, मतलब हम लोग को कौन सा वाला चाहिए होगा फर्दर स्टेज में, ये वाला चाहिए होगा, जो कि उनके पास सेफ है, और उसी को लेके वो फर्दर स्टेप सब करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये तो मैं आपको पढ़ा दी। अभी देखो फिर आया, अभी तो हम लोग वो देखो कितना लेंदी प्रोसेस है कि नहीं, बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो अभी क्या किया ना, लिमिटेशंस कुछ आया, क्या आया, कुछ लिमिटेशंस आया। तो लिमिटेशन मतलब क्या, कि वो वाले जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो इतना प्रोसेस है सिलेक्टेबल मार्कर्स को लेके, वो बहुत लेंदी है, इतना टाइम टेकिंग है। इतना टाइम टेकिंग किसके पास है भैया, एक सिलेक्ट करने के लिए, तो एक अलग से वो लोग प्लाज्मिड लाए जिसका नाम था लैक-जेड। क्या है, लैक-जेड। तो ये जो लैक-जेड जीन रहा ना, उसको ये लोग क्या किए, वो लैक-जेड जीन के पास ना बहुत सारे ओराई रीजन है, जैसे कि हम लोग बोले बहुत सारे एंजाइम इसी में ही रह जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4, बहुत सारे एंजाइम क्या करते हैं, इसी में ही रह जाते हैं। तो सोचो इसका क्लोनिंग फैक्टर कितना ज्यादा हो जाएगा, कॉपी नंबर बढ़ाने का फैक्टर कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर रहा ना, ये फैक्टर जितना बढ़ेगा, हम लोग में बोली, उतना ही अच्छा है हमारा लिए। तो अभी देखो ये क्या क्या ना, लैक-जेड जीन इसमें लाएंगे। ठीक है, लैक-जेड जीन अगर उसको, इस पार्ट में कौन सा है, लैक-जेड जीन है, लैक-जेड जीन है। तो अगर मैं इसको कट करके इसके साइड में डीएनए का इन्वॉल्व करूंगी, इसके पार्ट में मैं डीएनए को इन्वॉल्व करूंगी, तो अभी वो लैक-जेड जीन अच्छा होके रहा या फिर थोड़ा खराब हो गया, खराब हो गया, क्योंकि उसमें मैं और एक जीन भी ऐड कर दूं, उसका पोर्शन काट के ही तो की होंगी ना, तो वो वाला उसका पोर्शन जो मतलब कट गया है, वो तो कुछ ना कुछ काम करता होगा, तो ये और उतना अच्छे से काम नहीं करता होगा जितने अच्छे से पहले काम करता होगा। तो वो क्या किए, तो जो एबीसी देखते हैं ना, एबीसी को लाके पोर्शन हम लोग जो बनाए, तो वो क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में डाल देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में डाल देने के बाद एक वो क्या आता है, एक कलर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो कि रिकॉम्बिनेंट, अगर मतलब वो वाला अगर रिकॉम्बिनेंट हुआ, जो जीन मतलब जो जीन के साथ, जो वेक्टर के साथ हम लोग अगर फॉरेन डीएनए डाले होंगे, वो वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, उसको क्या कलर शो करेगा, वो व्हाइट कलर शो करेगा, और ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या कलर शो करेगा, ब्लू कलर शो करेगा। देखो ये व्हाइट कलर क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जो कि हम लोग को चाहिए होता है, तो उसको कट कर देते हैं और उसी को पोर्शन को लेके हम लोग फर्दर स्टेप्स करते हैं। ठीक है, और ये ब्लू वाला क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और ये व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट है। तो ये जो व्हाइट और ब्लू कलर हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, कुछ तो सोल्यूशन डालते होंगे इसमें। एक सोल्यूशन है, उसका नाम है
एक्स गर्ल, क्या, एक्स गर्ल। ये सॉल्यूशन को डाल देने से वो क्या हो जाता है, जो जो नया डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए रखे होंगे अपने पास वो वाला पोर्शन व्हाइट हो जाता है, और जो जो नहीं रखे होंगे मतलब एज यूजुअल पुराने जैसे ही होंगे वो ब्लू कलर हो जाते हैं। लाइक दीज आर, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला पोर्शन, ये वाला बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारे हैं बच्चों। ये वाला पोर्शन क्या है सब, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और ये जो ब्लू वाला, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब क्या है, सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, अभी देखेंगे, अभी कुछ ज्यादा बाकी नहीं रह गया, अभी सिर्फ दो प्रोसेस से हम लोग को अच्छे से समझना है, एक एक सेपरेशन, एक एक एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग का देख लो पहले से कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में कितना स्टेप्स रहते हैं। ये 8 स्टेप आपको एज यूजुअल याद रखने हैं। पहला कौन सा है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा है फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तीसरा है सेपरेशन। चौथा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिफ्थ में क्या आता है, लाइगेशन आता है। और 6 में क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू होस्ट आता है, कल्चरिंग आता है, फिर आता है एक्सट्रैक्शन। ये 8 स्टेप हम लोग को अभी कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई नहीं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, कुछ नहीं, आप लोग सब जानते हैं इसको। मैं पहले वाले पार्ट में पढ़ा दी हूँ ये सब, बस दो आपको अभी डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, जो कि है सेपरेशन और दूसरा है एम्प्लीफिकेशन, और वो भी बहुत मजेदार वाला पार्ट है, देखना अभी। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब निकालना। तो मैं वो निकालूंगी कैसे, मेरे पास जो डीएनए होगा उसको मैं निकाल के किसी और को दूंगी कैसे, उसके लिए मुझे करना क्या होगा, पहले मैं ब्लड लूंगी। क्या लूंगी, ठीक है, ब्लड की बात कर रहे हैं तो हम लोग रेड कलर ही ले जाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो क्या हो जाएगा, रेड कलर में हम लोग ब्लड को सैंपल कर ले। तो पहले हम लोग ब्लड निकाल लेंगे। ब्लड निकालने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, फ्लास्क में लेके ये करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक इथेनॉल मिल जाए, सॉरी एक डीएनए मिल जाएगा। लेकिन डीएनए ना बहुत सारे होंगे, ऐसे 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 बहुत सारे होंगे, तो मुझे एक डीएनए चाहिए होगा ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल एक सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे, जिससे कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एक सिंगल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम लोगों को इजी होगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, लेके फर्दर प्रोसेस करेंगे। अभी आ गया फ्रैगमेंटेशन ऑफ आरई, मतलब ये वाले को अभी मैं इधर कर रही हूँ। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का, ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, ये डीएनए वाला पोर्शन आ गया। अभी क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, याद करो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इधर कट कर लेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर जो बच्चे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं और पहला वाला पोर्शन मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस का पहला वाला पोर्शन नहीं देखे हैं, जाके प्लीज आप लोग चैनल में इसको पहले देखिए वो वाला पोर्शन, उसके बाद ये वाला पोर्शन देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं पहले ही ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे कट करता है, कौन से एरिया में कट करता है, ये सब दिखा चुकी हूँ और अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो जो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वाला पार्ट आप लोग जाके पहले देखिए, फिर ये वाला पार्ट देखिए। और अगर आपको नॉलेज है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है, देन इट्स फाइन कि आप लोग ये वाला पार्ट आप लोग डायरेक्टली देख लें। ठीक है, देखो इधर कट करेगा, फिर इधर कट करेगा। ठीक है, मतलब एक फ्रैगमेंट हमको जो वाला पर्टिकुलर चाहिए होगा, मतलब ये वाला हम लोग का रिक्वायर्ड डीएनए है, जीन है। ठीक है, ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। अभी आ गया सेपरेशन, ये वाला देखो सेपरेशन कैसे होता है। अभी देखेंगे हम लोग कि सेपरेशन कैसे होता है। प्यास व्यास लगाए क्या बच्चों, थोड़ा पानी वानी पी लो, ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पानी वानी पी लो, फिर फोकस करना है इसमें। ठीक है, हाँ पी लिए, वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो
ये बोल रहा हूँ मैम ये सब क्या है मैम, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। बहुत इजी है। देखो ये जो सेपरेशन, सेपरेशन मतलब क्या, मैं बोली कि किसको हम लोग जानेंगे कि कौन सा पार्टिकल हम लोग को चाहिए, कौन सा पोर्शन हम लोग को फर्दर स्टेप्स के लिए चाहिए। फ्रैगमेंट तो कर लिए, ये वाला देखो फ्रैगमेंट तो कर लिए, लेकिन ये वाला देखो इतना बड़ा है, ठीक है, इसको हम लोग अभी कट करेंगे, इसको हम लोग अभी कट करेंगे। सोच लो ए और बी, ए बी सी, इसको हम लोग ऐसे पार्टीशन कर लिए, ठीक है। पार्टीशन करके हम लोग क्या किए, ये देखो अभी ये वाला देखो, देखते हो ये जो प्रोसेस के, ये जो प्रोसेस के थ्रू हम लोग ये वाला सेपरेशन करते हैं, उसको मैं पहले से आपको बोल दे रही हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसके थ्रू हम लोग सेपरेशन करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोस्टली जेनेटिकली इंजीनियरिंग सेक्शन में यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, और तुम लोग का फाइलोजेनेटिक ट्री में जब हायर स्टडीज करोगे आप लोग, तब देखना कि ये लोग मतलब कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में आता है, ठीक है। बहुत एक अच्छा वाला पार्ट है ये, आप आगे जाके इसको और डिटेल्स में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, देखो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें क्या होता है, एक कॉम्ब रख देते हैं, क्या रखते हैं हम लोग, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रख देने से क्या होता है, हम लोगों में वो जेल जो डालेंगे हम लोग, अगर अगर पाउडर को हम लोग मिला के क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद वो एक जेल फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद ये कॉम्ब को हम लोग निकाल देते हैं, फिर इसमें ये वाला पार्ट डाल देते हैं। तो इसके बाद जैसे डाल देते हैं ना, और उसको हम लोग कैथोड और एनोड से जोड़ लेते हैं, कैथोड और एनोड, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज। देखो ये वाला ये है एनोड कैथोड, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग जैसे डाल देते हैं ना, और उसको हम लोग सिग्नल दे देते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का सिग्नल दे देते हैं, तो डीएनए आपको, हाँ तो देखो, तो डीएनए, सॉरी कुछ इशू हो गया था, लेकिन हम लोग अभी क्लियर हो गया। देखो हाँ, तो ये जो, हाँ हाँ, तो देखो ये जो क्या हो गया, कैथोड और एनोड, इसमें क्या हम आप लोग को पता है डीएनए क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो वो किस साइड मूव करेगा, इसी साइड, नेगेटिव के साइड ही मूव करेगा। तो जहां पे हम लोग ए बी सी को इधर डाल दिए और ए बी सी क्या हो गया, आगे 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 आने लगा, मतलब डीएनए की तरफ, कैथोड मतलब नेगेटिव के तरफ वो आने लगा। जैसे ही नेगेटिव के आने लगा, आप लोग देखो ना ऐसे नदी में या फिर वो जहाँ पे तालाब वालाब में आप क्या करते हो, एक ऐसे पत्थर मारते हो, तो देखना बहुत बड़ा वाला पत्थर ना बहुत पास में पड़ेगा, लेकिन बहुत छोटा वाला बहुत दूर जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही जो डीएनए सबसे लाइट वेट होगा, सबसे स्मॉल पार्टिकल होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, हाँ उसी को हम लोग, ये थोड़ा हाथ लग जा रहा है तो ब्लैकआउट हो जा रहा है, सॉरी, हाँ, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, वो जो वाला डीएनए, जो वाला पोर्शन सबसे छोटा फ्रैगमेंट होगा, वही वाला सबसे नीचे तक आएगा, सबसे नीचे तक आएगा, और वो नीचे तक आने से वो कौन से कलर फॉर्म करेगा, ऑरेंज एंड पिंक, पिंक कलर शो करेगा, ठीक है, ऑरेंज और पिंक कलर शो करेगा। और वो जेल जो है ना वो खाली में दिखाई नहीं देता, वो पूरा डार्क रूम में एक हम लोग मशीन के थ्रू हम लोग देखते हैं उसको, वो सब आपको जानने का भी जरूरत नहीं है, इतना डिटेल्स में है भी नहीं आपका, तो उसको हम लोग नेकेड आई में नहीं देख पाएंगे। एक इथिडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन में हम लोग कुछ डाल के, जहाँ पे वो डीएनए फॉर्मेट हो जा रहा था, उसके बाद हम लोग देखेंगे इथिडियम ब्रोमाइड क्या है, इथिडियम एक सॉल्यूशन है, इथिडियम ब्रोमाइड, उस सॉल्यूशन ब्रोमाइड सॉल्यूशन में हम लोग उसको देने के बाद उसको हम लोग इजीली देख सकते हैं, ठीक है।
फिर आ गया देखो एम्प्लीफिकेशन। ये एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, देखो बहुत इजी है। पहला एम्प्लीफिकेशन का एक रूल होता है DAE, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सट्रैक्शन और एलोंगेशन। एलोंगेशन इज इक्वल टू एक्सट्रैक्शन भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन भी हम लोग बोलते हैं। देखो ये जो डीनेचुरेशन है ना, उसका एक पर्टिकुलर स्टेज रहता है। क्या रहता है? स्टेज मतलब टेम्परेचर रिक्वायर्ड करता है, जो कि 94 डिग्री से 98 डिग्री सेल्सियस में रहता है। और जो एनिलिंग है वो कितना रहता है? 50 से 68 और 65 डिग्री तक रहता है। और इलोंगेशन फिर से बढ़ जाता है थोड़ा टेम्परेचर, जो कि 72 से 74 तक भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, 74 तक भी आ जाता है। तो इसमें होता क्या, देखो डीनेचुरेशन में एक DNA स्टैंडर्ड रहते हैं। डीनेचुरेशन में क्या रहता है? वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। और एनिलिंग में क्या होता है? एक नया DNA का उसका जो पार्टनर वाला स्टैंड है, को बॉन्डिंग स्टैंड है, वो वाला फॉर्मेट होता है। लेकिन किसके थ्रू फॉर्मेट होता है? टैग पॉलीमरेज के थ्रू। टैग पॉलीमरेज के थ्रू क्या होता है? वो बनाता है, एक बनाता है। ये 5' से 3' हो गया, तो ये फिर 5' से 3' हो गया, ये 5' से 3' हो गया, 3' से 5' हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया? एनिलिंग। क्यों मैम? आप तो कोई भी हम लोग एंजाइम ले सकते, टैग पॉलीमरेज ही क्यों लिए? क्योंकि ये जो टैग पॉलीमरेज, एक एंजाइम का ना एक पर्टिकुलर सहन शक्ति रहता है, जो कि वो कितने में काम कर सकता है? 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन इधर देखो कितने ज्यादा है टेम्परेचर, तो कोई काम नहीं कर पाता। लेकिन एक है एक्सेप्शन केस, क्या है? टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज कोई भी, ये इसको हीट स्टेबलर भी बोलते हैं, वो कोई भी टेम्परेचर में काम कर लेता है। उसको अगर ठंडे में भी काम कराओ तो भी वो काम कर लेता है, गर्मी में भी काम कराओ तो भी वो काम कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं और एक नया DNA स्ट्रैंड फॉर्मेट करते हैं। और इलोंगेशन में क्या होता है? यही स्ट्रैंड को ये बढ़ाने लगता है, यही स्ट्रैंड को ये बढ़ाने को लगता है। तो अभी मुझे देखो, स्टार्ट हम लोग कितने DNA से किए थे? एक DNA से, मतलब 2 स्ट्रैंड थे। लेकिन अभी हमारे पास कितने हो गए? ये एक और ये एक। अभी मैं दिखाती हूँ, और एक येलो कलर में कर देती हूँ, ठीक है। हाँ ये देखो, ये एक DNA हो गया, ये एक DNA हो गया। मतलब हम लोग एक DNA से कितना DNA निकाल लिए? 2 DNA। अगर सोचो इसका हम लोग प्रोसेस बहुत ज्यादा करेंगे, मतलब एक बार में हम लोग 2 DNA पा, अगर उसका 50 टाइम्स हो गया तो कितना 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 DNA बढ़ते बढ़ते चलेगा। तो हाई नंबर ऑफ कॉपी हम लोग में बढ़ते चला जाएगा। फिर आ जाएगा लाइगेशन। लाइगेशन क्या हो जाएगा? लाइगेशन मतलब क्या? जोड़ना। किसके हेल्प में जोड़ेगा? DNA लाइगेज के थ्रू। लाइक ये एक DNA हो गया और ये एक होस्ट हो गया, तो किसके थ्रू में करेगा? लाइगेज के थ्रू। लाइगेज को हम लोग जान चुके हैं, क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेज भी कंप्लीट हो गया। फिर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे होता है? बस कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में 3, हम लोग देखो एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया में बहुत मतलब मजा आता है। क्या आता है? देखो सोचो, एक बैक्टीरिया मतलब एक आइस लेते हैं, ठीक है, इसको आइस लेते हैं और एक बहुत हाई टेम्परेचर लेते हैं, लेकिन मतलब 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेते हैं। एक बैक्टीरिया को कैसे हम लोग बैक्टीरिया के अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं? देखो बैक्टीरिया, ये वाला सोच लो बैक्टीरिया, ठीक है, ये वाला है बैक्टीरिया। इसको क्या करते हैं पता है? अगर देखो एक किसी भी चीज को मैं लूंगी और गर्मी मतलब गरम तवे में रखूंगी, फिर आइस में रखूंगी, फिर गरम तवे में रखूंगी, फिर आइस में रखूंगी, गरम तवे में रखूंगी, फिर आइस में रखूंगी, तो वो क्या हो जाएगा? एक कॉर्पोरेशन क्रिएट हो जाएगा, एक कोर क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें भी ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं? आइस में रखते हैं, उसके उठा के 42 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, फिर आइस में रखते हैं, फिर 42 डिग्री में, आइस में टेम्परेचर में, आइस में हाई टेम्परेचर में, आइस में हाई टेम्परेचर, इतना इतना रखेंगे। जैसे टेम्परेचर ऐसे अदल बदल करेंगे, उसको एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर करेंगे, तो
तो इस बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, एक पोर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोर क्रिएट हो जाएगा। और जिस तरह के पोर क्रिएट हो गया, उस होल में से क्या जीनोम ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा और वो जाके अपने लिंकेज थ्रू में जाके वेक्टर में लिंक्ड हो जाएगा। अभी इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, हीट शॉक, मतलब उसको हीट का शॉक देते हैं, ठीक है, शॉक देते हैं, जिससे कारण वो एक कॉर्पोरेशन क्रिएट करता है और होल क्रिएट करता है। एनिमल में अभी देखो कैसे माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, डायरेक्टली एक माइक्रो इंजेक्शन आता है, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, सिरिंज जैसे आता है, ये एनिमल का सेल है और इसमें डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है। और ये प्लांट में क्या करते हैं, जीन गन देते हैं, जीन गन करके एक रहता है, जीन गन में उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी आ गया क्या हम लोग का कल्चरिंग। कल्चरिंग दो तरह के होते हैं, देखो जैसे कि ये है सेटलिंग टैंक, मतलब टैंक रहता है दोनों, इसमें क्या करते हैं, इसमें तो हो गया मैम, बोलोगे मैम इधर भी तो हुआ ना ट्रांसफर, तो इसमें और क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अरे बाबा बहुत सारे, जब अभी एक दो के लिए बनाऊंगी तो मैं लैब में बना दूंगी, लेकिन अगर बहुत लोगों के लिए बनाना होगा तो मैं क्या करूंगी, ये दो प्रोसेस का मैं इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। ये दो मशीन का मैं हेल्प लूंगी, जिसको हम लोग टैंकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैंकर बोलते हैं, ठीक है। अभी आ गया लास्ट वाला एक्सट्रैक्शन, जो कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है, मतलब पहले जो हम लोग सात प्रोसेस पढ़ रहे थे, वो क्या रहता है, 7 प्रोसेस रह गया हम लोग का अपस्ट्रीम प्रोसेस, और ये 8 नंबर वाला 1 से 7 अपस्ट्रीम, 8 नंबर वाला डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और ये प्रोसेस दो पार्ट में डिवीजन होता है, एक है सेपरेशन और दूसरा है प्यूरिफिकेशन। और प्यूरिफिकेशन में कौन सा आता है, जैसे कि क्लिनिकल टेस्ट, अगर वो एक चीज प्रस्तुत हो गया, क्या उसको हम लोग के ऐसे ही मतलब डिलीवर कर देते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस में हम लोग जो वैक्सीन लिए थे, क्या हम लोगों को ऐसे टेस्टेड कुछ नहीं हुआ था, नहीं, कितने टेस्ट किए गए थे, प्यूरिफिकेशन किया गया था, बहुत सारे लोगों में उसको मतलब आजमाया गया था, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट दिया तभी जाके वो क्लिनिकली प्रूव्ड हो गया, क्लिनिकली टेस्टेड हो गया, तभी जाके वो मार्केट में आ सकता है और हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो विद दिस हम लोग खत्म करते हैं प्रिंसिपल और प्रोसेस में। हम लोग अभी तक के जो भी था, जो कि वेक्टर था, होस्ट था और उससे पहले एंजाइम था, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इसके साथ हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल प्रोसेस का पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारे चीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, और मिलते हैं दोबारा एक नया चैप्टर के साथ। देखते हैं आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा चैप्टर में पढ़ाऊंगी, इसके बाद उससे हिसाब से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।